सो गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 27 मार्च और आज है संडे। संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों का जो दिन है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहे। और इसी के साथ में आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस काफी शानदार और उम्दा तरीके का रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है जो आज के न्यूज़पेपर में भी दे रखी है, खासकर जब आप लोग खेल वाले पेज पर जाएंगे। कल आप लोगों ने अगर मैच देखा होगा तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये पूरा मैच रहा। इसमें क्या हुआ, हालांकि जो धोनी साहब की टीम है वो हार गई, पर लेकिन हार गई तो उसके बाद भी नहीं कहते आप लोगों ने कि एक तरीके से कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाले की हंसी जो है वो फीकी पड़ जाती है। तो कल जो है कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ पर जो धोनी साहब की टीम है यहाँ पर हार गई, पर हारने के बाद भी जो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो जीत है वो फीकी रह गई। क्यों? क्योंकि धोनी साहब के द्वारा जो पारी खेली गई उसने बिल्कुल ही शानदार तरीके से लोगों को जो है उन्हें एक तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। आप लोगों में से कितने ऐसे जो ऐसे भी फैमिली मेंबर है जो मैच देखते हैं और किसने यहाँ पर ये पूरा मैच देखा है? तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग मतलब इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? तो अगर आप लोग टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये अभी आप लोगों ने देखा आईपीएल का मैच चल रहा है। अच्छा, कौन से नंबर का संस्करण ये चल रहा है आईपीएल का, बताइए जरा। मैंने आप लोगों को कल ही ये डिस्कस भी किया था, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक शानदार कोटेशन के बारे में। ये आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ नया चेंज करके लाएगी अगर आप लोग इसको अंदर तक उतरने दोगे तो। यानी कि सोचिएगा इसके ऊपर जो भी बोलने जा रहा हूं। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में पकड़े रहते हैं। या तो किसी के साथ में आप लोग किसी को देखकर कोई आगे बढ़ गया, आप लोग के अंदर जो है एक तरीके से जलन होने लगती है, यार वो आगे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा हो कोई आदमी खुश है तो यार ये इतना खुश कैसे है, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अच्छा कमा रहे हैं, जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, यार ये इतना पैसा कहां से कमा रहा है। तो लोगों की एक टेंडेंसी होती है दूसरे से जलना। जो इंसान जो है वो इस टेंडेंसी पर अपना कब्जा पा लेता है, वो इंसान हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ता रहेगा। जो इंसान हमेशा अपने आप को अपने साथ में कंपेयर करता है वो इंसान कभी दुखी नहीं रहेगा। जो इंसान हमेशा अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करता है वो दूसरों को भी साथ में लेकर चलेगा। तो अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं लीडर बनना, तो लीडर जैसी क्वालिटी लेकर अपने अंदर आप लोगों को आनी पड़ेगी। कभी भी आप लोगों को किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, किसी के बारे में बुराई करना, किसी और की चीजों के बारे में सोचते रहना, वो सारी चीजें हमेशा आप लोगों के अंदर जो है एक जो इंसान है जो एक कुछ अच्छा करना चाहता है उसको कभी अच्छा नहीं करने देगी, उसको हमेशा दबा के रखेगी, उसको हमेशा सप्रेस करके रखेगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो यार, अपने खुद के प्लान्स बनाओ, अपनी जिंदगी को एक प्रोडक्टिव वे में आगे लेकर चलो। अपनी जिंदगी को इस तरीके से प्रोडक्टिव आप लोगों को बनाना है कि जिंदगी में चाहे कितने भी लोग आप लोगों के पीछे क्यों ना पड़े हो, फालतू की बातें करने वाले, हमेशा वो सरप्राइज हो जाए कि यार ये बंदा कर कैसे लेता है। तो वो वाली बात आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, और वो वाली बात तब आएगी जब आप लोगों का पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर रहेगा, ना कि दूसरे के ऊपर। आज के डेट में 99% लोग पता है क्या कर रहे हैं, वो मार्केट में कॉपी मार रहे हैं, यानी कि इसको कॉपी कर लिया, उसको कॉपी कर लिया, बस इसी में जिंदगी चल रही है। अपना खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जैसे बिल्कुल ऐसे चला जैसे नहीं साउथ इंडिया की इंडस्ट्री को क्या कर रहे थे, अब तक बॉलीवुड वाले कॉपी मार रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, हिंदी में भी मूवी लॉन्च करने स्टार्ट कर दिया, तो इनकी अकल ठिकाने आने लगी अब, ठीक है। तो कॉपी मारने वाला ये फंडा जो होता है और लोगों को पता भी चल जाता है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, लोग जो कॉपी मारने वाले क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रियलिटी में लोग जान जाते हैं किसको कॉपी मार रहा है, बोलते कॉपी कैट है तो उससे कॉपी करता हुआ घूम रहा है, ठीक है। तो रियलिटी में एक अच्छी इज्जत होती नहीं है। तो अपनी ओरिजिनलिटी अपने अंदर से लेकर आओ। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अपने ऊपर फोकस करोगे, जब अपने ऊपर फोकस करोगे तो ओरिजिनलिटी आएगी, और दुनिया भर फोकस करोगे तो कि यहाँ से कॉपी मार ले, ये कर ले, वो कर ले, वो वाली चीज आएगी। तो अपनी जिंदगी में अपने ऊपर फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलने का बेसिक पर्पज यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये इसको अपनी जिंदगी में बेसिकली उतार के रखेगा और आप लोग काफी ज्यादा फायदा भी इससे देखने को मिलेगा, जो कि कई सारी बातें आप लोग समझ पाएंगे। आज का ये आर्टिकल बहुत डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो मुझे लगा एक आर्टिकल भी है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पर एक मैं आप लोगों को इकोनॉमी के 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। मुझे लग रहा था कई दिनों से कई सारे बच्चे जो हैं, कई सारे के बच्चे कुछ पेपर देकर आए होंगे, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डाउट था और ये कईयों के माइंड में डाउट होगा, ठीक है। आज आप लोगों का ये डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर करूंगा डिटेल में काफी। जैसे आप लोगों से कोई बात करे कि पी नोट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कितनों ने पी नोट्स के बारे में सुना हुआ है? चलिए जिसने सुना है बताइए, जिसने नहीं सुना है कोई बात नहीं है, अभी डिटेल में आप लोगों को मजा आ जाएगा आर्टिकल सुन के। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप लोगों ने FII के बारे में सुना है, ठीक है, कितनों ने सुना है? FDI के बारे में सुना है, कितनों ने सुना है?
किस किस ने इन सब चीजों के बारे में सुना है जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ? FII हो गया, FDI हो गया, इनके बारे में किस किस ने सुना है, किस किस ने इसके बारे में पढ़ा है? ये कॉन्सेप्ट है ऐसे जो आप लोगों से रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर लेकिन अगर आप लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके आप लोग आगे बढ़िएगा, जिससे कि आप लोग चीजों को एक एक करके अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर कर सके। तो मेरा पूरा जो पर्पज है यहाँ पर, पहले आप लोगों को इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकें। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है जिससे प्रीलिम्स के पेपर उठा के देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों को कि इसके ऊपर बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आगे भी आए तो एग्जाम में आप लोग इससे कंफ्यूजन हो। एक इंसान ऐसा है जो कि यूएसए में बैठा है और दुनिया भर का पैसा है इस इंसान के पास में। पैसा इतना है कि एक तरीके से नहीं फूट कर बाहर निकल रहा है, इतना पैसा है इस इंसान के पास में। ये चाहता है यार इस पैसे से थोड़ा सा और पैसा कमाया जाए, और इस पैसे से और पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे देश में बाहर से यानी कि यूएसए से अगर पैसा आता है तो ये यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली 2 रूट के थ्रू आता हुआ नजर आएगा। एक तो रूट बोला जाता है बेसिकली FII, ठीक है। FII कैसा है, ये ऐसे इंसान होते हैं जिनको कभी भी अगर आप लोग इनसे पूछ लो तो इनके अंदर बेचैनी रहती है। बेचैनी मतलब यहाँ पर ये चाहते हैं कि तुरंत काम होए, झट मांगनी पट गया, आज पैसा दिया कल को रिटर्न मिले और परसों को अपने घर पहुंचे। यानी कि ये बड़े ही एक तरीके से वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वोलेटाइल मतलब एक तरीके से बिना पैंदी के लोटे, जहां पर इनको जो भी अच्छा रिटर्न मिलेगा वहीं पर ये भाग जाएंगे। इनको कोई मतलब नहीं है जहां पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर एक तरीके से कोई नहीं, वहां पर बहुत ही अच्छा एक कि वहां पर कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती रहे, या फिर यहाँ पर ये वहां पर टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, अपना कोई बेस बनाएंगे, अपना कोई ऑफिस खोलेंगे। नहीं, कुछ नहीं है। मतलब ये फालतू के चोंचले में पड़ते ही नहीं है। तो ये जो फालतू के चोंचले में नहीं पड़ना, ये बेसिकली ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर आकर कोई शेयर खरीदा और वो शेयर जो था यहाँ पर 1000 रुपए का इन्होंने खरीद लिया। तो 1000 रुपए का ये शेयर खरीदा इन्होंने आकर यहाँ पर, और जैसे इनको लगा कि यहाँ पर इनके 1000 का जो शेयर है वो 1500 का हो गया है, ये क्या करेंगे, अपना 500 रुपए कमाएंगे और यहाँ से निकल लेंगे उसको बेचकर। तो शेयर मार्केट में जैसे ही शेयर ऊपर नीचे हो गया तो ये अपना पैसा कमाए और निकल गए। तो ये इस तरीके का जो खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप लोग बोलते हैं, FII। तो ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के बिना पैंदी के लोटे, अपना प्रॉफिट देखने वाले और इधर उधर भागने वाले, मंकी माइंड आप लोग बोल सकते हैं कि बस इधर उधर देखते रहे और जहां मन किया वहीं उछाल लिया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा FII। ये कभी भी किसी कंपनी के जो है उसमें ऐसा नहीं करेंगे कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अच्छा कैसे कंपनी इंप्रूव करनी है, अच्छा यहाँ पे हम लोग अपनी ब्रांच खोल लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, इतने लोगों को जॉब दे देते हैं। नहीं, कुछ नहीं करना है, बस अपना काम है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो वाला फंडा देखने को मिलेगा। तो ये FII हो गया। एक और होता है जो कि एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है और काफी सारी कंट्री चाहती है कम से कम ये वाला इन्वेस्टमेंट इसके अंदर में आए, और उसको बोलते हैं आप लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको आप लोग FDI बोलते हैं। तो यहाँ पर जो FDI होता है इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ से एक इंसान है, वो बेसिकली अपना बैग भरकर चला पैसों का और इंडिया के अंदर आकर उतर गया। इंडिया के अंदर आकर जैसे वो इंसान उतरेगा तो उतरने के बाद में वो यहाँ पर देखेगा यार इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जा सकता है, तो वो उस तरीके से देखेगा। और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना है जहां पर मैं आराम से बैठकर काम कर सकूं, यानी कैसे नहीं जैसे अंग्रेज आए थे हमारे देश में 200 साल तक रूल करके गए, तो कुछ ऐसा ही FDI वालों का फंडा रहता है। ये पैसा लेकर आते हैं उस तरीके से ताकि आकर अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया जाए उस कंपनी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस कंपनी में डाली जाए, रिसर्च वगैरह कुछ की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम किया जाए, कंपनी को कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे उसके बेस बनाना है, बहुत सारा यहाँ पर बेसिकली इनका फोकस रहता है कि एक स्टेबिलिटी के साथ में यहाँ पर आए, आराम से अपना व्यापार करें और ढंग से अपने अलग अलग जगह जो है एक तरीके चीजों को बढ़ाए भी और एक पूरा बेस बनाया जाए, मार्केट में जो कंपटीशन है उसको भी टैकल किया जाए। इनका पूरा एक फंडा रहता है, ठीक है। तो यानी कि पहले वाला जो होते हैं वो एक तरीके से वही होते हैं, बस एक तरीके से काम की ओर निकलिए, और ये वाले जो होते हैं ये पूरा प्रॉपर वे में आकर यहाँ पर एक सही तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं और कमाते हैं, खाते हैं और यहाँ पर अच्छे से काम को लेकर चलते हैं। तो ये जो 2 तरीके के आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिए, ये 2 तरीके के लोग होते हैं जो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे और पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर ये लोग हैं, चलिए अपना पैसा कमा रहे हैं, सही है, अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और इनकी जिंदगी जो है बड़ी शानदार तरीके से चल भी रही है। पर लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर इनको इंडिया के अंदर आना है यहाँ पर, तो इंडिया के अंदर आने के बाद में इनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारी कंट्री में एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं सेबी, ठीक है। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर इनको रजिस्टर करना होता है कि यहाँ पर आकर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, तो सेबी के साथ में इनको अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर इनको आकर इंडिया के अंदर इस तरीके से कोई व्यापार करना है तो इनको सेबी के साथ में कनेक्ट रहना पड़ेगा, अपनी हवाबाजी में इनका काम नहीं चलेगा, सेबी के साथ में इनको मिलकर काम करना ही करना पड़ेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये सेबी के साथ में जो मिलकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आप ये याद रखेगा, जो एफडीआई वगैरह आती है वो भी दो रूट से आती है। एक तो रूट होता है यहाँ पर डायरेक्ट रूट, ठीक है, जिसमें कहीं भी जाकर कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, बस सेम में रजिस्टर रहेगा, काम चल जाएगा। एक होता है कि आरबीआई से आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो हो गया इनडायरेक्ट रूट। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किस तरीके से चलता है, तो दो तरीके से आती है जिसमें आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक नॉर्मल फंडा आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोगों को इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आप लोगों को फॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में करना है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, दो चीजें हो गई आप लोगों के सामने यहाँ पर। एक तो मैंने आप लोगों को बता दी, कैसे चल रहा है पैन उल्टा सीधा तो चल रहा है। एक तो आप लोगों को बता दी मैंने एफआईआई, यानी कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया और मजे किए और निकल लिए। दूसरा यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में आए और यहाँ पर शानदार तरीके से इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो चीजों में इनमें मैंने आप लोग क्या बता दिया, इनको दोनों को आकर क्या करना पड़ेगा, सेबी के अंदर आकर इनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर इनका काम चलेगा। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी होती है जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पी नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पी नोट्स होते हैं उसके बारे में अब आप लोग बात करूंगा। मान लीजिए ये दो लोग हैं यहाँ पर, ये इंसान है ए, इसने इन्वेस्टमेंट किया पैसा कमाया, ये इंसान है बी, इसने इन्वेस्टमेंट किया पैसा कमाया और थोड़ा सा स्टेबल करके अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बात बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि मुझे यार इस झमेले में पड़ना ही नहीं है। इस झमेले में मतलब एक ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पर दुनिया भर का पैसा लिए बैठा है, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा इंसान है जो कि इतना पैसा है कि मतलब इतनी से नहीं, वो अगर इसके 1-2 करोड़ रुपए गिर जाए तो उसको उठाता नहीं है। तो ये एक कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर, ये एम नाम का इंसान। अब ये इंसान जो है वो चाहता है कि मैं भी पैसा कमाऊं, मैं भी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूं, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाऊं, पर लेकिन वो ये नहीं चाहता कि यार इन सब झमेलों में बढ़ूं, कि मैं सेबी का जाकर यहाँ पर सेबी के अंदर रजिस्टर करवाऊं और ये सब चीजें, मेरे पास में इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान ये बोलता है। तो यहाँ पर अगर ये इंसान यहाँ पर इस तरीके से काम करेगा तो ये क्या बोलेगा, इंसान ये बोलता है कि यार ये सब झमेले हैं, मुझे नहीं पढ़ना है। ये क्या करेगा, ये जाता है यहाँ पर इस टाइप के इंसान के पास में, एफआईआई के पास में, जो कि पैसा लगाता है और निकल लेता है। तो ये बोलता है ऐसा कर यार, तू ना, मैं तुझे खुद अपने जो है 10,000 करोड़ दे रहा हूं और तू जाकर यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दे, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली अगर 10,000 करोड़ रुपए दूंगा तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका 1% तू रख लेना, बाकी मेरा रिटर्न कर दियो। तो क्यों, क्योंकि मुझे नहीं करना यार यहाँ पे सेबी वगैरह में जाकर अपना दिमाग खराब, मुझे बस अपना पैसा लगाना है और उसमें एक तरीके से रिटर्न चाहिए। तो ये इंसान है कि इसके दुनिया भर के बिजनेस चल रहे हैं, इसको यहाँ पर कोई एक माथापच्ची करनी नहीं है। इसने बोला ठीक है तुम अपना एंजॉय करो, तो इस तरीके से है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेगा, किसके साथ में मिलकर, एफआईआई के साथ में, और दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर और फिर प्रॉफिट कमा के क्या करेगा, ये यहाँ पर पैसा अपना उठाकर इसको दे देगा। बड़ा ही आसान सा काम, आप लोग बोलेंगे बड़ा सही काम चल रहा है, पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, ये जो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसको आप लोग पी नोट बोलते हो, यानी कि ये जो यहाँ पर डायरेक्ट रजिस्टर न करके यहाँ पर ये इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर हमारी कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी और के थ्रू, तो इसको पार्टिसिपेटरी नोट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो पी नोट्स होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट होते हैं, ये हमारी कंट्री में जब स्टार्टिंग में ऐड किए गए तो इसमें काफी ज्यादा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो हमको भी हमेशा देखिए डॉलर की जरूरत रहती है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी बेसिकली बाहर से सामान खरीद कर लेकर आना है तो हम लोग डॉलर में मैक्सिमम व्यापार करते हैं, और यहाँ से दुनिया भर का डॉलर जो है वो इंडियन मार्केट में आना स्टार्ट हो गया। अब स्टार्टिंग में तो सबका मजा आ रहा था, वाओ डॉलर आ रहे हैं, अपना सामान खरीदो एंजॉय करो, पर लेकिन कुछ समय बाद ये समझ में आ गया कि ये जो फंडा है ये सही नहीं चलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे, ये जो सारा पैसा यहाँ पर आ रहा है, अब सोचो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने ब्लैक मनी है दुनिया भर की कमा रखी है और यूएसए में बैठा हुआ है और यहाँ पर लाकर उसने एफआईआई के थ्रू यहाँ पर इंडियन मार्केट में डाल दी, और इसने क्या किया, स्टॉक मार्केट में लगा। इसीलिए दुनिया भर के जो हमारी स्टॉक मार्केट है, दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो रो रही थी, हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बूम कर रही थी। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट में इतने हाई लेवल पर चढ़ रही है, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये हो क्या रहा था, ये सारा खेल जो है वो पार्टिसिपेटरी नोट्स का हो रहा था। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटरी नोट्स में कई बार ये घपला रहता है कि यार ये पैसा कहां से कमा रहे हैं, कैसे कैसे पैसा लेकर आ रहे हैं और आकर यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये सही है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर सेबी ने थोड़ा सा इसके ऊपर हालांकि एक शिकंजा कसने की कोशिश की है कि आप लोगों को केवाईसी वगैरह अपनी अपडेट करनी है, पर फिर भी इतना नहीं है कि यहाँ पर इसको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को डॉलर चाहिए अपनी कंट्री में, क्योंकि अगर डॉलर आते रहेंगे तो उससे सारी चीजें सही चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर पर्सन है इसको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, नाम याद रखिएगा इसको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि दुनिया भर का पैसा इसके पास में।
तो इसके चलते तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये एक ऐसा तरीका हो गया था, कई बार तो ये बोला गया लोगों के द्वारा कि सारी ब्लैक मनी जो है वो पी नोट्स के थ्रू यहाँ पर इंडिया के अंदर में आ रही है, तो इसको हम लोग को प्रॉपर रेगुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर इसके चलते जो यहाँ पर सेबी है जिसने थोड़ा सा स्टेप उठाने स्टार्ट की, थोड़ा सा कि चीजों को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, पर लेकिन आज की डेट में भी ये चीजें जो है काफी लेवल पर आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती है। तो पैसा यहाँ पर ये इनडायरेक्ट वे में लेकर आ रहा है, इसको पार्टिसिपेटरी नोट्स बोले हैं, डायरेक्ट सेबी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर नहीं कराना पड़ रहा है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के माइंड में जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को आराम से देखने को मिल जाएगा, एफआईआई के बारे में, एफडीआई के बारे में या फिर पी नोट्स के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि रिपीटेडली न्यूज में रहता है, तो आप लोग एक बार समझ लेंगे तो फिर कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे ना पूरा समझ में कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे आप लोग लेकर आ सकते हो। तो तीन तरीके से यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, एक तो एफआईआई हो गया, एक एफडीआई हो गया और दूसरा पी नोट्स हो गया। तो ये पार्टिसिपेटरी जो नोट्स हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये बोला जाता है कि एक तरीके से ये बैक चैनल एंट्री यहाँ पर बोली जा रही है, जिसमें यहाँ पर एक तरीके से कि कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो डॉलर इंडिया के अंदर में आ रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि डॉलर डॉलर इतना क्यों चिल्लाते रहते हो, आखिर डॉलर का करना क्या है। तो बड़ा ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर एक मार्केट के अंदर में आप लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए आज के में इंडिया के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली हमेशा ये चाहिए कि जो रुपये की वैल्यू है वो डॉलर के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी कि आज की डेट में अगर बात करें हम लोग को लगभग 70 से 75 रुपए मान लीजिए देने पड़ते हैं, तब जाकर $1 हम लोग लेकर आते हैं। तो इससे क्या दिक्कत हो जाती है, इससे ये दिक्कत हो जाती है कि हम लोग जब भी बाहर से सामान खरीदते हैं तो वहां पर हम लोग को डॉलर में पे करना पड़ता है, और डॉलर के कंपेयर में हमारी कंट्री की जो रुपी है वो काफी कम है। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले मान लीजिए हम लोग कोई एक पेन खरीद कर लेकर आते थे यूएसए से, और वो पेन था बेसिकली $5 का। ठीक है, तो मान लीजिए $5 का वो पेन था, और $5 में आप लोगों ने क्या किया, ये पेन यहां से खरीद लिया। तो $5 का ये जो पेन था हम लोग को $1 के जो है यहाँ पर 75 रुपए पे करने पड़ रहे थे। ठीक है, समझ कर चलिएगा पूरा। तो यहाँ पर ये $5 का पेन था, पर लेकिन अब जो है यहाँ पर ये $5 का पेन जो था ये बेसिकली $5 का ही है, पर लेकिन डॉलर की वैल्यू जो है रुपए के कंपेयर में अब हमारा रुपी और डाउन हो गया। अब यहाँ पर $100 में $1 आ रहा है, यानी कि अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही $5 हम लोग को पे करने, पर लेकिन रुपये की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। तो जहां पर $1 के 75 रुपए दे रहे थे, तो यहां पर $1 के हम लोग क्या करने पड़ेंगे, $100 देने पड़ेंगे। यानी कि हर एक डॉलर पर 25 रुपए हम लोग को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि 25 रुपए 25 अगर बात करें तो 25 पंजे 125, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हम लोग को उसी प्रोडक्ट के लिए, जबकि उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी है यहाँ पर मार्केट के अंदर में, बस डॉलर के कंपेयर में रुपये की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है। तो हमको काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है जब हम लोग तेल वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं। तो हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा यहाँ पर दोनों में कंपेरेटिवली कम गैप रहे, उतना ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री नहीं है, हम लोग इंपोर्ट करने वाली कंट्री है। ठीक है, और इंपोर्ट करने वाली कंट्री को हमेशा ये चीजें नुकसान दे रहती हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं हमारे पास में हमेशा डॉलर रहें, और डॉलर रहेंगे तो मार्केट में जो चीजें अवेलेबल रहती हैं उससे क्या रहता है, उससे जितनी चीजें मार्केट में रहती हैं उससे दिक्कत नहीं रहती है, उससे मतलब कि एक तरीके से उसका भाव जो है डाउन रहता है। डॉलर की कमी रहेगी तो नहीं, मार्केट में एप्पल की कमी होगी तो एप्पल का भाव जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताना, इसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि जो आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं क्या दिव्यांगन जो कैडेट्स होते हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था यहाँ पर अभी रिसेंटली, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो मैंने यहाँ पर जब ये वीडियो के एंड में देखना आप लोग जाकर, वीडियो के एंड में मैंने 2 आर्टिकल डिस्कस किए थे। यहाँ पर 2 आर्टिकल में एक आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, और एक आर्टिकल है राइट टू बेसिकली एक आर्टिकल है 16 जो कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने बात की यहाँ पर, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया वो इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए दिया गया कि राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए। ये आर्टिकल यहाँ पर इसके द्वारा यूज नहीं किया गया। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी। ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूज हो गए कई बच्चे की, मैंने एक्स्ट्रा बताया था कि ये आर्टिकल है जो इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करता है कि रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर। रियलिटी में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज किया गया वो किया गया ये बेसिकली राइट टू इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिसके बेस पर ये पूरी वीडियो मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वैसे भी आप लोग देखते हैं अगर यहाँ पर बेसिकली आईपीएस बनना है तो उसके बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो ये इसके बारे में ये पूरी वीडियो थी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना इसको, बेसिकली आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कई सारे बच्चों के माइंड में डाउट आ गया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कई सारी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आ रही है रिसेंटली अभी कर्नाटक से,
तो ये था कि जहां पर भी यहाँ पर बेसिकली जो टेम्पल है, मंदिर है, उनके पास में कोई नॉन हिंदू ट्रेडर जो है उसको बोला गया था कि वो अपना बेसिकली ऐसे दुकान वगैरह न लगाए। तो इसके चलते काफी सारा एक इश्यू यहाँ पर देखने को मिला। तो कई बार यहाँ पर ऐसे इशू आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके चलते कई सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं, तो जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओ, तो यहाँ पर और अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर अगर बात करें, जैसे मैंने फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोगों को बताया था, तो फंडामेंटल राइट के यहाँ पर पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को नजर आते हैं। अब इस आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में एक आर्टिकल आप लोगों को जो बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है आर्टिकल 19। और उस आर्टिकल 19 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो हम लोग कहीं पर भी अपना व्यापार कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, यानी कि राइट टू प्रोफेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं पर भी हम लोग मूव कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो कई सारे लोग यहाँ पर ये बोले थे कि इस तरीके से बैन करना, तो उनके फंडामेंटल राइट का हनन भी यहाँ पर इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जब बात करते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, तो ये भी कई बार न्यूज में रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का हम लोग अपने अधिकार, अपने धर्म को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये आर्टिकल इतने ज्यादा न्यूज में रहते हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, तो आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, वरना दिक्कतें बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। तो हमेशा इनके चलते अपने माइंड में क्लैरिटी रखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कतें देखने को न मिले, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है बेसिकली बफेलो रेस के बारे में। बफेलो रेस वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर कई बार। तो यहाँ पर मंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर ये बफेलो रेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए इसके बारे में ना आप लोगों से कई बार क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोगों से कई बार ये पूछा जाता है कि ये रेस कहां पर होती है, ये सब चीजें क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कई बार इनके बारे में सुना भी होगा, अच्छा यहाँ पर ये वाली रेस हो रही है, यहाँ पर ये वाली रेस हो रही है। तो इससे क्या रहता है, ये आप लोगों के माइंड में जब क्लियर हो जाएगा ये है, तो इस तरीके की रेस के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोगों से जल्लीकट्टू के बारे में बात की थी मैंने, तो वो कहां पर देखने को मिलता है, वो बेसिकली आप लोग चलिए राज्य का नाम बताइए, आप लोगों को पता होगा इसका। कई बार यहाँ पर न्यूज में ना जब इसके ऊपर बैन लगा दिया गया जल्लीकट्टू के ऊपर, तो कई बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो आती है ना, इस तरीके कोई कल्चरल फेस्टिवल, ये सारी चीजें अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो दो इशू इसके ऊपर बन जाते हैं। एक तो इशू ये बन जाता है कि यहाँ पर बेसिकली ये क्या हो गया, ये कल्चरल वाला राइट हो गया। और जब कल्चर वाले राइट के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो ऑलरेडी संविधान में अधिकार दे रखे हैं कि इंसान जो है वो अपनी कल्चर को सहज कर रख सकता है। यानी कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो यहाँ पर कल्चर के बारे में बात करते हैं, यानी कि अपनी कल्चर को आप लोग अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, कोई उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। और खासकर जो माइनॉरिटी है वो अपनी चीजों को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर सकती है। तो यानी कि जो यहाँ पर ये चीजों को एंजॉय करते हैं वो तो बोलते हैं हमारा कल्चरल राइट है। पर लेकिन यहाँ पर कोर्ट वगैरह एक दूसरी साइड में लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये एनिमल के साथ में क्रुएल्टी हो रही है, यानी कि जानवरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जल्लीकट्टू में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो वो दिक्कतें निकल कर आती है कि यार ये कितना सही है, तो वो दूसरा एंगल यहाँ पर देखते हैं। तो ये जब दोनों एंगल आकर फंस जाते हैं, तो तब यहाँ पर कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर कई बार ऐसे आप लोगों से पूछे जाते हैं कहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है कहां पर, ये बेसिकली हो गया आप लोगों का कर्नाटक के अंदर में, अगर इसके बारे में बात की जाए तो। और भी कई सारी चीजें आप लोगों से यहाँ पर पूछ ली जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नोट भी प्रोवाइड आप लोग कराया यहाँ पे। ये बेसिकली बफेलो जो होता है वो रेस आप लोग कर्नाटक में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली कंबाला के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये बफेलो रेस जो होती है यहाँ पर, ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है कि पेड्डी के जो फील्ड होते हैं उसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि जो गारा नहीं होता है उसमें बेसिकली जो मिट्टी बन जाती है उसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को चीजें नजर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वैसे बेसिकली बुल फाइट आप लोगों को आसाम में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। कोक फाइट भी यहाँ पर देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो अलग अलग फेस्टिवल है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है, ये माघ बिहू डे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ड्यूरी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो संक्रांति, ठीक है। तो यहाँ पर संक्रांति जो बेसिकली इनका जो टाइम होता है उसमें यहाँ पर ये आप लोगों को नजर आ जाएगा। ब्लू कार्ट रेस महाराष्ट्र में यहाँ पर। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई बार इनके मैच करने के लिए आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो अगर आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होगी तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ये चीजें आप लोग देख लेना, ठीक है। और सारी पीडीएफ यार आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। बच्चा कहता है सर पीडीएफ वगैरह कहाँ पर मिलती है, ये सारे लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिलती है टेलीग्राम पर, आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं। इकट्ठे यहाँ पर डाल देता हूँ सारी, ताकि आप लोग कोई डाउट न देखने को मिले, ठीक है। और इसी के साथ में जैसे यहाँ पर ये आंसर राइटिंग वाला है, यहाँ से जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को रेगुलरली यहाँ पर, इसे कल मैंने निबंध दिया था और ये निबंध अभी यहाँ पर स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा गया था, यहाँ पर यूपी पीसीएस के अंदर निबंध पूछा गया था, इम्पैक्ट ऑन जो ग्लोबल इकोनॉमी अंडर द कोविड-19। तो ये अलग अलग तरीके से हर एक डायमेंशन में आप लोग इसके इम्पैक्ट बता सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए। देखिए अगर ढंग से चाहते हैं ना आप लोग सिलेक्शन लेना, तो ये काम आप लोग करना ही करना पड़ेगा, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है बस सांस चल रही है यार जिंदगी ऐसे ही, चलो ठीक है,
तो फिर तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, चलो अब की बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार। तो ऐसा नहीं करना है, सीरियस होके अगर काम करोगे तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को हर एक लेवल पर काम करना पड़ेगा। और मैं रेगुलरली आप लोगों को 2 क्वेश्चन तो आंसर राइटिंग के देता हूँ। संडे और सैटरडे में आप लोगों के लिए, बेसिकली सैटरडे में निबंध रहता है और संडे में एथिक्स वाला पोर्शन में आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो इनको अगर आप लोग ढंग से लेकर चलोगे तो अच्छे से आप लोग अपनी एक पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे पाओगे और सारी चीजें आप लोग अच्छे से लेकर भी चल पाओगे। तो इसमें जरा सी भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिससे कि आप लोग अपनी पढ़ाई को देखिए एक अच्छी डायरेक्शन दोगे तभी तो जिंदगी जीने में मजा आएगा, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर वुमेन बोला जा रहा है कि वुमेन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में काफी शॉर्ट टेन्योर देखने को मिलता है। शॉर्ट टेन्योर मतलब जब जो महिलाएं होती हैं वो अगर यहाँ पर कोर्ट के अंदर में आती हैं तो ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर टिकती नहीं है, यहाँ पर ये बहुत कम उनका टाइम पीरियड रहता है। ये उसको बेसिकली उसके ऊपर बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमारे कोर्ट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बेसिक चीजें आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट जब स्टार्टिंग में हमारे देश के अंदर में आया तो यहाँ पर उस टाइम पर टोटल मिलाकर कितने 8 जज हुआ करते थे कोर्ट के अंदर में। 1950 की बातें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में ना तो ज्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक ठीक नए नए हम लोग अभी आजाद हुए थे, नया नया हमारा संविधान बना था, तो कुछ ऐसी ज्यादा चीजें थी नहीं, तो इसके हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा था। तो ये जो 8 जज थे यहाँ पर बेसिकली 1950 में, फिर आगे चले यहाँ पर बेसिकली 11 जज हो गए 1956 में, फिर आगे चले यहाँ पर 14 जज हो गए 1960 में, फिर 18 जज हो गए यहाँ पर बेसिकली बढ़ते चले गए। और आज की डेट में 2019 में आप लोगों को 34 जज देखने को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। 34 जज जो है, 34 जज जो है यहाँ पर, इसमें से 33 तो नॉर्मल जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे और एक है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल मिलाकर ये जज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो जज होते हैं ये ऐसे नहीं यहाँ पर ऐसे ही कहीं से उठा के आ जाएंगे, एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर किसी को यहाँ पर जज बनना है। सबसे पहले तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये पॉलिटी का पूरा एक चैप्टर कवर हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, जिसमें आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा सकता है, जज का कैसे अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर एज होनी चाहिए तो यहाँ पर 65 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर द आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 के अंदर में यहाँ पर ये बातें लिखी हुई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में एटलीस्ट 5 ईयर यहाँ पर बेसिकली अगर कोई भी जज बनना चाहते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो यहाँ पर उसका हाई कोर्ट के अंदर में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए लगभग 5 साल का, ठीक है। इसी के साथ में फिर वो एडवोकेट रहा हो लगभग यहाँ पर 10 साल तक, या फिर कोई काफी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हमारे देश के अंदर में रहा हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को लगे कि यहाँ पर यार ये तो काफी शानदार जज है, इसको तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना चाहिए, ये कहाँ घूम रहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचाओ। तो आर्टिकल 124 जो है यहाँ पर, उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम किया जा सकता है कि उस इंसान की अपॉइंटमेंट जो है आप लोगों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर, इसके पीछे भी कुछ आप लोगों को कई सारी कहानी देखने को मिलेगी, जो कि ऐसे ही नहीं है डायरेक्ट हवाबाजी में सारी चीजें आ गई। तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर ये समझिएगा, अगर आप लोगों से बात की जाए यहाँ पर एज पर द जो नंबर ऑफ जज के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, हमारे देश में ओनली एक ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट के आज के डेट में, और वो कहां पर है, वो है दिल्ली के अंदर में। तो यहाँ पर किसी को भी अगर कोई केस लड़ना है, कुछ भी करना है, तो वो यहीं पर ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सबको यहीं पर जुगाड़ करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप लोग यूपीएससी का अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो इंटरव्यू देने के लिए आप लोग यहाँ पर यूपीएससी की बिल्डिंग में ही आना पड़ेगा दिल्ली के अंदर में, ठीक है। इसलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी के द्वारा क्या किया गया, अगर कोई इंटरव्यू देने आ रहा है तो उसका हवाई जहाज का खर्चा भी और ट्रेन का खर्चा भी दिया जा रहा है। नॉर्मली ये तब होता है जब आप लोग एसएसबी देने जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर एसएसबी दिया होगा सीडीएस के थ्रू, या फिर आप लोगों ने जो टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री या फिर किसी भी तरीके से, तो क्या करते हैं वो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आप लोगों से बेसिकली कि आने जाने का जो खर्चा है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आप लोग याद रखिएगा, मतलब आप लोगों का जो टिकट होगा उसका डबल कर वो आप लोगों को बेसिकली रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो कि अच्छा भी होता है। खासकर कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो नहीं पे कर पाएंगे यहाँ पर अगर हवाई जहाज से वो आ रहे हैं, तो ये आप लोग देखते हैं, या फिर लंबा रास्ता तय करके आ रहे हैं। तो कई सारे ऐसे होते हैं गरीब जो है, घर का कंडीशन काफी बुरी है पर लेकिन पढ़ ली है, मेहनत कर लिए, तो एक सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर हो जाती है काफी अच्छी। आप लोगों में से एसएसबी कौन कौन देने गए ना, एसएसबी देने गए आप लोग कभी? आप लोगों ने देखा होगा उसमें नॉर्मली ये चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पर ये बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे कल भी मैंने जब आप लोगों से यहाँ पर ये डिस्कस किया था, एक सेकेंड, ये मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट में, जो यहाँ पर अभी केस पहुंचा, और यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी बच्चे हैं यहाँ पर उनको क्या करना है, उन बच्चों को यहाँ पर जो कि यहाँ पर दिव्यांगन कैटेगरी में आते हैं वो भी भर सकते हैं यहाँ पर आईपीएस की कैटेगरी का बेसिकली यहाँ पर फॉर्म के अंदर में, ठीक है। तो उनको अलाउ करना चाहिए। तो ये किसके द्वारा बोला गया, एक बेंच है जो कि यहाँ पर एएम खानवेलकर साहब के और इसी के साथ में जस्टिस अभय ओझा के द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन पास किया गया
कि सेक्रेटरी जनरल जो है यूपीएससी के, उनको बोला गया यहाँ पर इनको अलाउ किया जाए फॉर्म फिल करने के लिए, ताकि ये जो है अपना आगे लेकर काम चल सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से कौन था रिप्रेजेंटेटिव? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, और सोलिसिटर जनरल साहब जो तुषार मेहता थे, इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तो ये भी रिप्लाई करेंगे कि जो दिव्यांगन है उनको आईपीएस वगैरह के अंदर इंक्लूड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये जो बेंच यहाँ पर बनाई गई है, तो इस बेंच के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूं। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई भी केस जाता है तो नॉर्मली उसको बेंच के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि अगर कोई संवैधानिक मैटर गया, संविधान के मैटर पर मान लीजिए फंडामेंटल राइट का कोई इश्यू यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, या फिर कोई यहाँ पर एक तरीके से ऐसा इश्यू जिसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है, यानी कि संवैधानिक बेंच बनाई जाती है। और उस संवैधानिक बेंच का जो है बेसिकली जो सुनने का मुद्दा रहेगा, उसमें एटलीस्ट यानी कि मिनिमम जो है 5 जज होने चाहिए। 5 जज होने चाहिए, या फिर 7 जज होने चाहिए, या फिर 9 जज होने चाहिए, या फिर 13 जज होने चाहिए। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है कि यहाँ पर ओड नंबर ही लिया जा रहा है? ओड नंबर इसलिए लिया जा रहा है यार, आजकल को चलकर ये जो जज जो है ये डिसीजन देंगे। जैसे सबरीमाला का इशू मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, काफी पुराना इशू है, सबरीमाला केस मैंने डिस्कस किया था। वहां पर 5 जज थे। अब 5 जज में से यहाँ पर 4 जज जो थे वो तो यहाँ पर ये बोले थे कि सबरीमाला के टेंपल के अंदर में महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए, पर लेकिन एक जो जज साहिबा थी उनके द्वारा मना कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब ये होगी कि ये जज जो है यहाँ पर इनकी मानी जाएगी, क्योंकि 4 ने ये बोला है कि यहाँ पर उनको एंट्री मिलनी चाहिए, तो महिलाओं को उसके अंदर एंट्री मिलनी चाहिए। यानी कि जब डिसीजन देने की बात है तो यहाँ पर ऐसा ना हो 4 हो तो 2 ने बोल दिया ऐसा कर लो, 2 ने से बोल दिया, तो कोई मतलब ही नहीं आएगा, उसका डिसीजन ही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इनके द्वारा हमेशा ओड नंबर रखे जाते हैं, यानी कि 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 13 होगा, 11 होगा, इस तरीके नंबर रखे जाते हैं, ताकि डिसीजन जब आए तो उसके बारे में जान सके मेजोरिटी ऑफ जज क्या बोल रहे हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर ये नंबर लिया जाता है नॉर्मली। अगर इसके बारे में बात करें, आप लोगों को याद होगा केशवानंद भारती केस के बारे में, वहां पर 13 जज की बेंच थी वहां पर केशवानंद भारती के केस में, जिसमें हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने निकाला। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब यानी कि संविधान में ये बोला, बेसिकली ये बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो सारा कुछ चेंज कर सकते हैं संविधान के अंदर में, पर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगी। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा केस टू केस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना है। यानी कि इंडायरेक्ट वे में बोला जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को कितना चेंज करना है, ये सारी पावर जो है वो अपने हाथ में रख ली यहाँ पर इनसे छीन कर। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, जो कि आप लोगों को समझना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना आप लोगों को, ये ऐसे हैं, ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम के अंदर में, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पर 13 जज की बेंच मैंने बताई, तो यहाँ पर ये कहां से पावर मिलती है, तो यहाँ पर आर्टिकल 145 जो है ये पावर देता है बेसिकली कि आप लोग कोई ऐसी बेंच बना सकते हैं। तो आर्टिकल 145 यानी कि यहाँ पर ये आर्टिकल पावर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली हमारे उनको, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर रहती है कि वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं और उसके बेस पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, जिससे आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो किस आर्टिकल के तहत बनाई जाती है। आज इसी के साथ में यहाँ पर आर्टिकल 145 जो है ये याद रखना है, और यहाँ पर किसके हाथ में पावर होती है ये बेंच को क्रिएट करने का। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये बोलते हैं कि सारी पावर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में दे रखी है। कई बार क्या होता है, ये माना जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इस पावर का एक तरीके से गलत इस्तेमाल करने पर आ जाए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, पर लेकिन अभी ये सारी चीजें जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन चलती रहती हैं, कोई एग्जैक्टली नहीं कि क्या करना चाहिए। हाँ, कोलिजन सिस्टम के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो मुद्दा यहाँ पर ये बन जाता है घुमा फिराकर कि हम लोग को एक तरीके से क्या करना है, बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि आज की डेट में यहाँ पर कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रही है वो यहाँ पर संविधान के मैटर पर बनती है, और 5 जज मिनिमम होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर है, ये बातें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब यहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करनी है तो उसके लिए आप लोगों को अलग अलग फंडा देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो आर्टिकल 124 है, हाई कोर्ट के अंदर करनी है तो आर्टिकल 217 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन मैं पूछ लूं आप लोगों से कि हमारे संविधान के अंदर में कोलिजियम सिस्टम के बारे में कहीं पर लिखा हुआ है क्या, और पूछा नहीं गया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन है जो मैंने पूछा अभी आप लोगों से, तो याद रखिएगा ऐसा कोई भी हमारे संविधान के अंदर में कोलिजियम नाम का कोई सिस्टम नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि कोई पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कानून भी नहीं बनाए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज की डेट में आप लोग बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, ना तो ये संवैधानिक बॉडी है और ना ही यहाँ पर इसके बारे में बेसिकली कोई कानून पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर में, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो वही सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम का है, जिस तरीके से अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी तैयार कर लेती है गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करने के लिए, ऐसा ही कोलिजियम सिस्टम जो है वो केस दर केस जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, केस दर केस बनता हुआ नजर आया। समझ में नहीं समझा, चलिए कोई नहीं, मैं किस लिए बैठा हूं। बात करते हैं यहाँ पर एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 1981 में, तो यहां से लगा कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर आना चाहिए सिस्टम
जिससे कि कोर्ट की इंडिपेंडेंसी बनी रहे और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा इंटरफेयर न करे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है 1975 से लेके 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी आपातकाल लगा रहा। उस टाइम पर बहुत कुछ छेड़खानी की गई संविधान के अंदर में और कोर्ट के अंदर में भी। नॉर्मली कोर्ट के अंदर भी ये रहता है कि एक तरीके से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो सीनियर मोस्ट जज रहते हैं, पर लेकिन इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये पैटर्न थोड़ा गया, जिसकी वजह से कई सारी चीजें आ गई कि कैसे लेकर चलना है। तो फिर एक और यहाँ पर केस आया, ये था 1993 का, और इससे यहाँ पर सेकंड जज केस इसको बोलते हैं। कोलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया हमारी कंट्री के अंदर में यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कईयों बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको लेकर आप लोग याद रखिएगा। थर्ड जज का जो केस आया था यहाँ पर, ये था 1998 में। तो यहाँ पर इसमें ये बोला गया कि एक तरीके से जो प्रेसिडेंट है, आप लोगों को मैंने कई बार बोला, जिससे ये आर्टिकल याद रखते हैं कि क्या हो गया 143, ठीक है। तो 143 बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि आई लव यू, ठीक है। तो ये यहाँ पर आई लव यू बोलते हैं बेसिकली प्रेसिडेंट, और यहाँ पर एक तरीके से क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इनके हाथ में पावर दे रखी है इसको लेकर। तो यहाँ पर रेफरेंस जो है यहाँ पर 143 में कि एक्सपेंड किया जाए कोलेजियम सिस्टम। अब यहाँ पर पहले क्या था और अब क्या चेंज किया गया है वो आप लोग समझ के चलिएगा। यहाँ पर ये 5 मेंबर की बॉडी बन गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे यहाँ पर वो बेसिकली 2 मेंबर की बॉडी के साथ, मतलब 3 मेंबर की बॉडी थी, 2 जज थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। पहले यहाँ पर 3 मेंबर की बॉडी थी कि यहाँ पर जज रहेगा, एक 2 जज रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और वो डिसीजन देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में 5 मेंबर की बॉडी बना दी, मतलब ये हो गया कि अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारे डिसीजन लें, ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब क्या करना है, ये 5 के 5 आदमी मिलकर डिसीजन लेंगे, जिससे अगर कोई भी डिसीजन होगा तो एक प्रॉपर मेजोरिटी के साथ में आएगा, अपनी मनमानी यहाँ पर नहीं चला पाएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर ये अब अपॉइंटमेंट में यहाँ पर ये कोलेजियम सिस्टम काम करता है जब भी हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं। कोलेजियम सिस्टम ने बोल दिया अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर ये लड़ाई झगड़े होते ही नहीं नजर आते, सारी जो सीट है वो आप लोगों को फिल नजर आती कोर्ट के अंदर में, पर ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर ऐसा ही सिस्टम आप लोगों को हाई कोर्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। हाई कोर्ट कोलेजियम जो है वो लीड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ, और इसी के साथ में 4 सीनियर मोस्ट जज जो है उनके द्वारा मोस्ट ऑफ द जज जो होते हैं, जो नेम जो होता है रिकमेंड किए जाते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट कोलेजियम के द्वारा, जो कि यहाँ पर आगे चलकर फिर ओनली आफ्टर अप्रूवल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इनके द्वारा अप्रूव किया जाता है। यानी कि हाई कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम प्रॉपर काम करता है, ऐसा नहीं है हवाबाजी चलेगी। पर लेकिन पूरा प्रोसीजर होता क्या है? पूरा प्रोसीजर यहाँ पर होता है जब यहाँ पर किसी को चुन लेते हैं कि हाँ यार ये जज अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसकी बेसिकली काम करने का रंग ढंग और सारी चीजें हमको पसंद आ रही है, तो ये अपना नाम चूज करके गवर्नमेंट के पास में भेज देते हैं कि गवर्नमेंट को भेज दिया कि भाई साहब इसको अपॉइंटमेंट कर दो। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लेती है यहाँ पर इसको सीबीआई के पास में और देखते हैं कि कोई भी जज अगर बने तो उसका इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पता चला उसके ऊपर केस चल रहे हैं और उसने कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और वो बेसिकली यहाँ पर जज बन के बैठ गया, तो वो वाला फंडा नहीं होना चाहिए। जज हमेशा वो इंसान बनना चाहिए जो कि अपनी पोस्ट को बेसिकली कैपेबल हो, क्योंकि वो जस्टिस का काम करेगा। अगर वही उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ नजर आएगा तो जस्टिस कैसे होगा? तो इसके चलते यहाँ पर बातें की गई। तो हाई कोर्ट के बारे में अगर बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगर किसी जज को एलिवेट करना है या फिर अपॉइंट करना है तो आईबी के थ्रू, यानी कि हमारी कंट्री में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके थ्रू उसके काले चिट्ठे निकाले जाते हैं कि अच्छा ये इंसान से काले चिट्ठे निकालो और पता लगाओ कि ये क्या कर रहा है, कैसी चीज चल रही है। अगर लगता है कि सेटिस्फेक्शन हो गया है तो फिर यहाँ पर यहाँ से अप्रूव करते हैं। पर लेकिन ये इतना आसान नहीं है। होता क्या है, कई बार यहाँ पर गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि यहाँ पर इसको पेंडिंग में डाले रखें। क्यों? वो चाहते हैं कम से कम अगर अपॉइंटमेंट करनी है तो थोड़ी बहुत यार हमारी भी सुनी जाए। ऐसा थोड़ा ना कि बस अपनी अपनी चला रहे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके चलते कई बार यहाँ पर इशू भी देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है आप लोगों के लिए जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट जो कई बार की जजों को कैसे हटाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार आप लोग क्वेश्चन बन जाएंगे। पूरा एक प्रोसीजर है। अगर आप लोगों को जजों को हटाना है तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर आप लोग काम करोगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई भी हटा देगा। 1 मिनट रुकना यार, ठीक है। तो अगर यहां पर किसी को हटाना है, अपॉइंटमेंट करने का पूरा प्रोसीजर, पूरी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दी। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहां से रिमूव करना है, ठीक है, या ये इंसान जो है यहां पर ये गलत काम कर रहा है, इसको हटाओ। तो यहां पर ऐसा नहीं कि मजे मजे में ऐसा प्रेसिडेंट को आया सपना, यार ये सही पसंद नहीं आया मुझे, सही काम नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू यहां पर हटाया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जजों को अपॉइंट करना और हटाना एक तरीके से ये एक टेढ़ी खीर है काफी ज्यादा, ठीक है। एक तो यहाँ पर अगर उसने मिसबिहेव कर दिया यहाँ पर, ठीक है, पता चला वहां पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है कोर्ट के अंदर में, कोर्ट की गरिमा को जो है वो डिक्रीज कर रहा है कि एक तरीके से बिल्कुल ही बदतमीजी पर आ गया है, तो यहाँ पर एक तरीके से मिसबिहेवियर की कैटेगरी अगर हो जाती है तो यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। एक ऐसा इंसान है इनकैपेसिटी, यानी कि एक तरीके से उसकी हालत खराब हो गई है, एक तरीके से उसकी कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पर वो काम कर पाएगा। तो अगर लगे कि मिसबिहेवियर हो चुका है और इनकैपेसिटी में वो इंसान आ चुका है,
ठीक है, पता चला दिमाग चल गया उस इंसान का, तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो जज बना रह सके यहाँ पर। तो उस टाइम पर यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव करती है यहाँ पर चीजों को कि भाई साहब अब इसको जो है ठिकाने लगाया जाए इस इंसान को, ये अगर कोर्ट में रहा तो यहाँ पर ये बदतमीजी काटेगा और कुछ और उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिल सकती है। तो पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर टोटल जो मेंबरशिप होती है इज द हाउस, तो वो यहाँ पर बेसिकली इंपीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको स्टार्ट करने के लिए 2/3 जो है मेंबर ईच हाउस प्रेजेंट होने वो यहाँ पर बेसिकली वोटिंग करते हैं, उसके बेस पर काम किया जाता है। पर लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पर इसको प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने का भी एक काम होता है, यानी कि अगर यहाँ पर प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो दो हमारी कंट्री में आप लोगों को मुद्दे देखने को मिलेंगे, एक तो यहाँ पर बेसिकली लोकसभा और दूसरी यहाँ पर राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा में अगर आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पर 100 मेंबर अगर बोले कि हाँ इंक्वायरी होनी चाहिए जज की, तो यहाँ पर उस इंक्वायरी को आगे लेकर चला जाएगा। तो एटलीस्ट 100 मेंबर सामने निकल कर आए जज इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर राज्यसभा के अंदर में टोटल मिलाकर 50 मेंबर आ गए हैं यहाँ पर जज इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से, जो कि 1968 का है। इसके बेस पे इंक्वायरी यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। अब यहाँ पर ये जो इंक्वायरी स्टार्ट की जाएगी, यहाँ पर इस इंक्वायरी को प्रॉपर एक तरीके से जुडिशियल कमेटी जो है वो यहाँ पर फॉर्म की जाएगी और वो देखेगी जज के खिलाफ जो है वो कैसे चार्ज यहाँ पर लगाने और फ्री और फेयर यहाँ पर किस तरीके की चीजों को रिपोर्ट को सबमिट करना है पार्लियामेंट के अंदर में। और फिर वहां से ये सारा सिस्टम फिर वहां से स्टार्ट होता है, यानी कि इंपीचमेंट का प्रोसीजर फिर यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी वाला फंडा यहाँ से निकल कर आता है, यानी कि पर्टिकुलर इंसान को आप लोगों को जज को अगर रखना है तो ऐसा नहीं कि मजे मजे में जज को रखना है, वहां पर एक तरीके से इस तरीके से उसको लेकर चलना है ताकि कल को चलकर एक ऐसा इंसान रहे कि ढंग से जस्टिस प्रोवाइड करा सके। जुडिशियल कमेटी जो है वो रिपोर्ट जो फाइंड करती है यहाँ पर कि ये मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी में यहाँ पर ये जज पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये फर्दर आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के जो है बेसिकली। तभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि जज जो है नोट रिजाइन हिमसेल्फ, यानी कि एक तो कहते हैं उसने रिजाइन कर दिया, एक है कि यहाँ पर उसने रिजाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो जज जो है वो कई बार पहले यहाँ पर रिजाइन देकर चले जाते हैं, वो इंपीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होने ही नहीं देते हैं। ऐसी कई बार आप लोगों को नॉर्मली चीजें देखने को मिल जाती हैं। पर लेकिन अगर बात करें, अगर फिर भी यहाँ पर चीजें चलती रही तो इंसान जो है उसको फिर अगर गिल्टी पाया जाता है, सारी जगह वो प्रूव हो जाता है, तो फिर उसको पनिश किया जाएगा प्रॉपर वे में उस इंसान को। और यहाँ पर बेसिकली मतलब एक तरीके से नहीं, उसको जो भी हरकतें की है उसका पूरा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नॉर्मली अगर बात की जाए, यहाँ पर एक बड़ी ही फेमस कोटेशन है जेटली साहब के द्वारा बोली गई थी। यहाँ पर बोला गया कि आज के दिन में 2 तरीके के जज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 2 तरीके के जज मतलब एक तो वो जज जो होते हैं जो रियलिटी में कानून जानते हैं, यानी कि एक तरीके से वो जज जो होते हैं जो रियलिटी में बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, सही एक अपनी कैपेसिटी के बेस पर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगी जो है अपनी ड्यूटी पर फोकस करते चलती है पूरा, जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब टाइप के, यानी कि वो अपने काम पर पूरा फोकस करते हैं। तो ऐसे जज जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और दूसरी कैटेगरी के जज जो होते हैं जो लॉ मिनिस्टर को जानते हैं, यानी कि कानून मंत्री को जानते हैं, यानी कि वो नहीं कानून मंत्री को जानते हैं तो वो जिंदगी अच्छी चल रही है कि तुम्हारी जान पहचान है मंत्री के साथ में, हाँ भाई साहब है, तो शाम को दोनों बैठकर एक साथ में चाय पीते हैं, तो वो वाले फंडे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आना चाहिए। कई बार ऐसे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके बारे में। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दी, कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं, कैसे हटाते हैं। कल को चलकर कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं आप लोग और न्यूज में भी रहते हैं, इसके बारे में भी याद रखेगा। बाकी हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो स्टेट के अंदर में जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है आज के डेट में? 25 हाई कोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, और राज्य कितने हैं हमारी कंट्री में? राज्य है 28। तो 3 ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके अंदर हाई कोर्ट नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन कौन बताता है। आर्टिकल 214 से लेके 331 तक जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे वो चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल यहाँ पर 222 के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को नजर आ जाएगा यहाँ पर, पावर टू ट्रांसफर द हाई कोर्ट जज यहाँ पर, तो ये आर्टिकल इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्टिकुलर आर्टिकल पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 217 जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन हाई कोर्ट। आर्टिकल 141 जो है काफी इंपोर्टेंट है। इंडियन कोर्ट जो है वो एक तरीके से, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारी कंट्री में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो यहाँ पर सारे इंडियन कोर्ट जो है वो यहाँ पर इसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबके पापा हैं। तो ये वाला आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर सारे आर्टिकल याद करने हैं क्या? सारे आर्टिकल याद, एक सेकंड, सारे आर्टिकल याद करके कहां जाओगे? सारे आर्टिकल याद नहीं करते हैं, बस वो आर्टिकल कम से कम आप लोग रिवाइज करते रहना जो आर्टिकल न्यूज में रहते हैं, और वो आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता चलता ही हूं। तो सबसे बेसिक फंडा ये रहता है कि आप लोगों को न्यूज की सारी चीजें कम से कम कवर करनी है, उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, वो सारी क्लियर करके आप लोगों को चलनी है। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर इसके बारे में बेसिक चीजें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आगे चलते हैं यहाँ पर, ये अभी जो है ये नजारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी फेमस नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क से नॉर्मली कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुतों बार न्यूज में आप लोगों को नजर आ जाता है।
तो इसी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाओगे। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो कुछ बातें भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। और रिसेंटली भी अभी यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया जो है काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या था, मैंने आप लोगों को जो शाम को वीडियो आती है उसमें पढ़ाया भी था। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में टेम्परेचर जो है वो अभी यहाँ पर बेसिक मतलब टेम्परेचर क्या बेसिकली ऐसा बोला जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पर वो बेसिकली पेड़ निकालते हुए नजर आ रहे हैं ज्यादा, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क से टोटल जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बेसिकली वही फंडा है जो आप लोगों ने अमेजन के फॉरेस्ट के बारे में सुना था, जो कि आप लोगों को साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर में जो अमेजन के फॉरेस्ट हैं, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर बोला था मैंने ब्राजील वगैरह में, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सेम फंडा आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा काजीरंगा के अंदर। तो इसके बारे में अभी बात करूंगा, पहले आप लोग यहाँ पर समझिए। काजीरंगा के जो काजीरंगा नहीं आसाम के अंदर टोटल मिलाकर 7 नेशनल पार्क है। एक हो गया यहाँ पर रायमोना, और हाँ ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी डिस्कस किया था इसका, जो हमारी जो वीडियो आती है, देखिए हर जो संडे में आप लोगों की जो नैनो मैगजीन की जगह क्वेश्चन की वीडियो में लेकर आता हूँ, उसमें आप लोगों की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, इससे पता चल जाता है कि कितने अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया रायमोना, और यहाँ पर हो गया मानस, एक हो गया यहाँ पर ओरेंग, ये हो गया नामेरी, ये हो गया काजीरंगा, और ये हो गया डिब्रू सिको, और ये हो गया यहाँ पर ध्यांग पटकई, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि बाकी तो पुराने हैं पर लेकिन छठा और सातवां यानी कि रायमोना नेशनल पार्क, उसी के साथ में यहाँ पर ध्यांग पटकई नेशनल पार्क, ये नए नए ताजे अभी यहाँ पर ऐड किए गए हैं किसके अंदर में, आसाम के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग के माइंड में जो है वो कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जैसे मैंने आप लोगों से बातें की, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक सेकेंड, पेन कहाँ गया, पेन, हाँ ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली ये ऐसा एरिया है जहां पर मैक्सिमम टाइम आप लोगों को बारिश होती नजर आती है। कई बार यहाँ पर बादल रहते हैं, तो जैसे बारिश होती रहती है, बादल रहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसके अंदर आप लोगों को बाकायदा रोशनी की जरूरत है। क्योंकि जब जब यहाँ पर रोशनी पड़ती है, वहां पर सूरज की रोशनी, तो उसमें क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो जो अपना खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खाना बनाते हैं। तो उसमें वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को बेसिकली बाहर निकालते हैं। अब आप लोग ये सोचो, किसी एरिया में बहुत ज्यादा बादल जो है वो एक तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा बादल है और वहां पर एक तरीके से ज्यादा रोशनी नहीं आ रही है, तो ये जो पेड़ है इनकी वो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब आप लोग मुद्दा समझिएगा। मान लीजिए एक पेड़ है यहाँ पर, ये अब ये खाना बनाने बैठ गया पेड़, ठीक है, ये पेड़ जो है खाना बनाने बैठ गया। अब यहाँ पर इसको बोलेगा कि पहले मेरे लिए थोड़ी सूरज की रोशनी लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, तो ये बोलेगा खाना कैसे बनाओ, तो ये बोलेगा मैं तो यहाँ ऑक्सीजन बेसिकली रिलीज करने वाला था, पर लेकिन जब मैं प्रोसीजर ही फॉलो करूंगा तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज करूंगा, और मैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाला था। तो दिक्कत यहाँ पर आ गई, अब ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पर ये निकल के आएगा कि दोनों ही तरीके से यहाँ पर मार्केट के अंदर में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ना तो इसने एब्जॉर्ब करी तो वो भी नहीं हुआ, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज की तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी। तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है, और कई बार इसको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। तो बार बार ये बोला था कि इसके ऊपर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मुद्दा किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो ये इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आप लोग जरूर देखेगा। नेशनल पार्क का दर्जा इसको दिया गया था 1974 में, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, ठीक है, और फिर आगे चलकर 2007 में इसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दे दिया गया, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस दिया गया इसको 1985 में, और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को याद रखना है। और ये इंटरनेशनल बर्ड एरिया, ये बात करें इंटरनेशनल बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ ऑफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको यहाँ पर ये खिताब भी दिया गया है। वन हॉर्न राइनोज इनके जो गैंडे होते हैं इनके लिए काफी फेमस है, जैसे आप लोगों ने इसके बारे में कई बार सुना भी है, याद रखेगा। और इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कई सारी बातें हैं, यहाँ पर कई सारी रिवर भी यहाँ पे निकलती हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात करें डिप्लू रिवर आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। हाईवे जो है 37 नंबर हाईवे जो है वो भी आप लोगों को यहाँ से निकलता हुआ नजर आता है, ठीक है, इसी के अंदर से। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है कि कई सारे यूक्रेन से हमारे देश के बच्चे जो है वापस लेकर आए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो कि यूक्रेन के अंदर पढ़ रहे थे। अब मुद्दा यहाँ पर ये कि इनको अगर वहां से तो ये आ गए वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि यूक्रेन जो है वो लग नहीं रहा है कि रसिया उसको अपने पैरों पर खड़ा होने लायक छोड़ेगा। तो इन बच्चों के बारे में क्या करना है, तो उसके चलते काफी बड़ा इश्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो भी यहाँ पर अब मैजिक पिल तो कोई है नहीं कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मेडिकल स्टूडेंट जो कि बाहर से आ रहे हैं,
हमारे देश से बाहर बच्चे पढ़ने क्यों जाते थे? क्योंकि हमारे देश में अगर किसी को पढ़ना है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो बहुत ही ज्यादा खर्चा आ जाता था। बाहर जाने का खर्चा वो इतना नहीं आता था। इवन पढ़ाई के साथ साथ में अगर उनके आने जाने का भी खर्चा बात करें ट्रेवलिंग का, वो भी वहां पर कम हुआ करता था। तो इसके चलते हमारे देश के बच्चे जो हैं वो बाहर का रास्ता देखना ज्यादा पसंद करते थे। इसी के चलते बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर विदेशों में यहाँ पर पढ़ने जाते थे। लेकिन अभी वापस आ गए तो इनको कैसे टैकल करना है? तो कई सारे लोग तो कह रहे हैं इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम के तहत इनको इंक्लूड करके चलना चाहिए, ताकि इनकी लाइफ जो है वो यहाँ पर आगे जो है वो सही से चल सके। अपने देश के अंदर प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। हालांकि कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल भी बताया था कि यूक्रेन की जो यूनिवर्सिटी है वो बोल रही है कि ऑनलाइन कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब वो बात की बात है, क्या स्टार्ट करते हैं क्या होता है वो तब की तब देखेंगे। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा मुद्दा जो कि आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग क्या राय है, क्या होना चाहिए, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। कोयले की माइनिंग जो है वो रिज्यूम करने की बात की जा रही है आसाम के अंदर में। कोयला काफी ज्यादा न्यूज में है रिसेंटली। अगर अभी आप लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है तो ये आसाम के अंदर में दियांग जो पटकई एलिफेंट रिजर्व है उसके बारे में बात की जा रही है, जो मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस भी किया। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे ध्यांग पटकई, तो ये हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दो तरीके से न्यूज में आ गई है। ठीक है, कई बार राज्य, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेकर चलते रहना है अगर क्वेश्चन यहाँ पर बन लिया जाए तो यूनियन मिनिस्टर जो कोल है यहाँ पर जो माइनिंग और यहाँ पर इनके द्वारा प्रहलाद जोशी, तो यहाँ पर बोला गया इसको स्टार्ट किया जाएगा। कोयले की अभी काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी बिजली बनाने के टाइम पर भी, तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखिएगा। कोयले के बारे में आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हो यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर। तो मैंने बेसिक चीजें आप लोग को प्रोवाइड करा दी थी कोयले के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कोयले के बारे में ये बेसिकली जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग का टॉपिक बन जाते हैं यहाँ पर माइनिंग्स वगैरह से रिलेटेड। यहाँ पर तो कोयले के बारे में कई सारी चीजें, जैसे सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर है, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पर इंडिया। हमारी कंट्री में कहाँ पर है, यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली रानीगंज हो गया, इसी के साथ में झारिया हो गया, धनबाद हो गया, ये यहाँ पर बेसिकली बोकारो हो गया झारखंड के अंदर। तो सबसे ज्यादा कोयला आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कोयले के बारे में और भी कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। तो ये स्लाइड देख लेना, यहाँ पर कोयला कितने तरीके का होता है। जैसे पिट होता है यहाँ पर, इसी के साथ में लिग्नाइट होता है, सब बिटुमिनस होता है और एंथ्रेसाइट। सबसे शानदार जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की क्वांटिटी पाई जाती है, तो ये सबसे शानदार तरीके से यहाँ पर जलता है। और बाकी दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि कोयला हमारे देश में सबसे पहले रानीगंज में माइनिंग किया गया था 1774 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर इसकी पहल की गई थी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर कोयला रिजर्व है। तो ये कुछ ऐसे जो चीजें हैं मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो इनके साथ में आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कोयले के बारे में थोड़ा बहुत आ जाए तो आप लोग इसको क्लियर रखिएगा। आगे बात करें ओलिव रेडली टर्टल के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को कईयों बार पढ़ाया भी यहाँ पर, इसके बारे में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर ये सारा जो मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा ये उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। उड़ीसा में नॉर्मली क्या होता है, उड़ीसा में यहाँ पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है गरिमाथा बीच। ठीक है, तो ये जो गरिमाथा बीच है यहाँ पर काफी ज्यादा टर्टल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखें यहाँ पर, ये उड़ीसा के अंदर में गरिमाथा बीच आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर एरिया में काफी सारे ओलिव रेडली टर्टल जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने अंडे देते हैं, यहाँ पर ये एक सीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कई बार बोले थे कि इनको हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया हो जाता है तो उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग जरूर याद रखिएगा अगर कल को चलकर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो। अभी इंपोर्टेंट यहाँ पर कुछ बातें बता दूं। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करें तो इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, इसी के साथ में आयुसीएन की लिस्ट में बात करें तो इनको वनरेबल कैटेगरी में डाला गया है। CITES के बारे में बात करें तो अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो इनके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो फ्यूअर ओलिव रेडली टर्टल अब की बार पहुंचे यहाँ पर गोदावरी साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए कई बार ना लोग जो है उसमें इंटरफेयर करते हैं तो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सारे इश्यूज निकल कर आते हैं। गरिमाथा जो यहाँ पर बेसिकली मेरीन सेंचुरी है, ये आप लोगों को उड़ीसा के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच है यहाँ पर ये ओलिव रेडली टर्टल का पर्टिकुलर एरिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसी के एरिया में आप लोगों को भितरकनिका नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में बन चुका है। ठीक है, बाकी भाई साहब जो है पहले यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब जगह घूमते घामते इंडिया में पहुंचे थे, अब नेपाल पहुंच गए और नेपाल में 9 MOU साइन कर लिए इनके द्वारा। तो नेपाल के जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ में खड़े हुए हैं, तो नेपाल के अंदर में दबा दबा कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। और बाकी यहाँ पर जो है अफगानिस्तान के अंदर बच्चियां बोल रही हैं कि यहाँ पर स्कूल वगैरह खोले जाएं, बड़ी दिक्कत हो गई है। तो वो सब चीजें हैं, देखते हैं तालिबान क्या इनको स्कूल खोलने देता है। और श्रीलंका में फ्यूल के प्राइस जो है आप लोग देखें, हम लोग बोलते हैं फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है। श्रीलंका में 303 रुपये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि श्रीलंका की जो करेंसी के बारे में बात की जा रही है, इतना ह्यूज वहां पर प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आज का जो है ये आप लोगों के सामने सुडोकू।
और शानदार तरीके से आंसर यहाँ पर दिए गए हैं बेसिकली ऐसे के द्वारा, तो आप भी इसी तरीके से देते रहें। तो आज के SLV कमांडो है जो कि आप लोग देखते हैं, सही से आंसर दिया करो यार, अच्छे से, मुझे भी अच्छा लगता है। और कल जो वीडियो अपलोड की थी उसको जरूर आप लोग देख लेना, जो क्वेश्चन की थी प्रैक्टिस की आप लोगों की। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।